तरोज कुमार साय, यही नाम है ना? जी सर। अपने बारे में बताइए तरोज। सर मेरा नाम तरोज कुमार साय है। मैं ग्राम मुंडाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। सर मैंने मेरी प्राथमिक शिक्षा जसपुर जिले से ही पूर्ण की है। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन राजीव लोचन आयुर्वेद महाविद्यालय चंदखुरी दुर्ग से, उसके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएशन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर से अगध तंत्र विभाग में पूर्ण की है। मेरा थीसिस का टॉपिक था सर पंचशीर्ष अगध का एफिकेसी देखना वृश्चिक विष के अगेंस्ट में। और सर वर्तमान में मैं प्रेम रघु आयुर्वेदिक कॉलेज हाथरस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो अभी आप क्या हैं, कहाँ हैं बताया आपने? सर मैं हाथरस, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो आपने वहाँ का रजिस्ट्रेशन कराया होगा? नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं थी अभी। नहीं थी? जी। अच्छा, ये बताइए कल के दिन में हम आपका ये आप मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका मेडिकल ऑफिसर में सिलेक्शन हो जाता है तो आप फिर कैसे करेंगे? आप तो व्याख्याता हैं। जी सर। तो आप मेडिकल ऑफिसर बनना चाहेंगे? जी सर। अच्छा, ठीक है। आयुर्वेद CCIM के पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषय, CCIM का नाम क्या अभी भी CCIM है? नहीं सर, ये अभी CCIM को अभी भंग कर दिया गया है, उसके जगह पे NCISM का गठन किया गया है। सर नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अच्छा, कौन है प्रेसिडेंट अभी उनका? सर डॉक्टर देव पुजारी सर चेयरमैन है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आपने अगध तंत्र से PG किया है, ठीक है। राइगर मोर्टिस बताइए मुझे। सर राइगर मोर्टिस डेथ के बाद जैसे जब सोमेटिक डेथ खत्म हो जाता है उसके बाद शरीर में एक ऐसा बदलाव होता है जिसमें शरीर शुरू में शरीर के जो इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन होते हैं उसमें स्टिफनेस आती है धीरे धीरे, और ये स्टिफनेस सर शुरुआत के लगभग 12 घंटे तक आती है, उसके अगले 12 घंटे तक ये बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहती है, और उसके 12 घंटे के बाद सर ये डिसअपियर होना शुरू होता है। और ये सबसे शुरू में इनवॉल्यूंटरी मसल्स जैसे कि हार्ट और लंग्स में स्टार्ट होते हैं। उसके पश्चात ये जब बॉडी में देखें तो सबसे पहले ये आई में देखने को मिलता है, आई के बाद ये हमारे नेक में देखने को मिलता है, नेक के फ्रंट रीजन में, इसके बाद जॉ में, फिर नेक के बैक में, उसके बाद शोल्डर में, शोल्डर के बाद सर ये हमारे थोरेक्स रीजन पे, थोरेक्स के बाद हमारे अपर आर्म में, अपर आर्म के बाद सर लोअर आर्म में। कितने घंटे चलता रहेगा सर ये रूल ऑफ 12 के अकॉर्डिंग से ये 12 घंटे के हिसाब से शुरुआती 12 घंटे में अपीयर होता है, नेक्स्ट 12 घंटे में ये बने रहता है, और अगले 12 घंटे में डिसअपियर होता है। ठीक, आप मेडिकल अफसर बन जाते हैं, एक डेड बॉडी आती है ना? उसके जो अटेंडर है उनको नहीं पता कि डेथ हो गई है, ठीक है। आप कैसे कैसे डिसाइड करेंगे कि डेथ हुई है नहीं हुई है? क्या क्या देखेंगे? सर उनके सबसे पहले तो उनके प्राइमरी वाइटल्स में जैसे कि हो जाएगा उनका हार्ट साउंड चेक करेंगे। अगर हमारे पास ECG मशीन है तो उसको कंटिन्यू 5 मिनट तक हम ECG लेने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें फ्लैट लाइन आता है तब हम एक पहला साइन होगा कि वो डेथ हो गया है। दूसरा चीज़ सर EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, इसमें ब्रेन की एक्टिविटी देखी जाती है। इसमें भी अगर कंटिन्यू 5 मिनट तक ब्रेन की एक्टिविटी अगर फ्लैट लाइन पे आती है तो हम उसे डेथ घोषित कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे? आप क्लिनिकली आपके पास ECG EEG नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? उस समय में हम फिजिकली ही उसका चेक करेंगे। जैसे इसमें कुछ टेस्ट है सर, डायफेग्नस टेस्ट। सर डायफेग्नस टेस्ट में ये देखा जाता है कि उनका जो जो डिजिटल पार्ट्स हैं वहाँ पे हम एक लाइगेचर अप्लाई करते हैं, उसमें उसके बाद लाइगेचर जब अप्लाई किए हैं उसको हटाते हैं। उस समय पे सर अगर व्यक्ति मर चुका है तो वहाँ पे वो जगह और वहाँ पे पेल पड़ जाएगा, और व्यक्ति अगर जीवित रहता है तो उसमें सर वो फिर से सर्कुलेशन कंटिन्यू हो जाता है। अच्छा, एक दूसरा सर मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट में ये देखा जाता है कि व्यक्ति उसके नाक के सामने में हम एक मिरर लेंगे। अगर व्यक्ति जीवित है तो उसमें हमारी सांसों के कारण सांसों का परछाई उसमें देखने को मिल सकता है, जो वाष्प होगा उसका। लेकिन अगर
सर एक बाउल उसके पेट टेस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है सर। उसमें ये देखेंगे उसके एब्डोमेन पे एक बाउल लेंगे, उसमें पूरा पानी भर देंगे या फिर मरकरी पानी ज़्यादा सही होगा सर। उसमें ये देखेंगे अगर उसकी सांसें चल रही है तो फिर उस वाटर में मूवमेंट होगा। और सर एक नेल को जब हम प्रेस करते हैं तो एक जीवित व्यक्ति के नेल्स में प्रेस करने के बाद जब छोड़ देते हैं तो वहाँ पे पेलनेस जो आती है वो दूर हो जाती है। सर जैसे जो व्यक्ति जीवित है उसके हाथों में या फिर कान के आसपास हम अगर टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जलाएंगे तो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, लेकिन अगर व्यक्ति मरा हुआ है तो वहाँ पे सर वो रेड कलर वो एक मकड़ी के जाले के समान दिखाई देगा, वो रेड कलर क्लियर नहीं होगा सर। वो सर्कुलेशन के कारण होता है, ब्लड सर्कुलेशन। मकड़ी का जाला के जैसा क्यों आएगा सर? वहाँ पे सर जो ब्लड है जो सर्कुलेशन है वो कंजेशन स्टार्ट हो चुका होता है। और इतना ही याद कर पा रहा हूँ सर अभी। प्यूपिल से वो डायलेटेड हो जाएगा सर और फिक्स हो जाएगा। फिक्स प्यूपिल को जांच करने की कौन सी टेक्निक है? तो इसको सर जैसे हम मियोटिक्स या फिर मैड्रेटिक्स कुछ ऐसी मेडिसिन अगर उनके आँखों में डालते हैं तो वो बिना मेडिसिन डाले एक जांच होती है, टॉर्च भी देख लिया, एक जांच होती है जिसमें सिर को हिला के देखा जाता है, उसको कौन सा एग्जामिनेशन किया जाता है? सॉरी सर ये प्यूपिल डायलेटेड के बाद और क्या होती है? फिक्स होती है? जी सर। कि नहीं होती है? होती है सर। हाँ होती है। तो फिक्स होती है और जो मूवेबल वो है अगर मूव हो रही है हिल रही है तो वो जीवित है? नहीं सर, कुछ केसेस में अलग अलग केसेस में कुछ पॉइजनिंग के केसेस में ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि प्यूपिल डायलेटेड नहीं है। हाँ सर, जैसे सर एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग के केस में व्यक्ति के डेथ के बाद भी उसका जो प्यूपिल है वो डायलेटेड हो सकता है और सर वहाँ पे मूव भी कर सकता है। मूव भी कर सकता है जी। ठीक, एक चीज़। दूसरा मुझे ये बताइए कि बाय द वे आपको समझ में आता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, आप क्या करेंगे? सर नेचुरल डेथ नहीं है और उसमें एक दो कंडीशन देखना पड़ेगा सर कि जो केस हमारे पास आया है वो किसके द्वारा लाया गया है। आप पीएससी में पोस्टेड हैं, आप मेडिकल अफसर हैं, समझ लीजिए आप मेडिकल अफसर हैं। जी सर। लेके आए फिर तो सर इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी जो डेथ हुई है उसके 24 घंटे पहले के सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हुए थे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या, या उसके खाने पीने में कुछ संदेहास्पद कुछ इंजेस्ट किया था। हमको हिस्ट्री सब नॉर्मल दे रहे हैं उसके अटेंडर्स। फिर सर तो भी सर उसमें कुछ आपको सस्पेक्टेड मिला तो आपका क्या फ़र्ज बनता है एज ए मेडिकल ऑफिसर? सर हमें सस्पेक्टेड अगर मिलता है तो सबसे पहले तो हम एक डेथ सर्टिफिकेट कभी भी तुरंत इशू नहीं करना चाहिए। आप एज ए आयुर्वेद मेडिकल अफसर डेथ सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं? नहीं सर अभी नहीं कर सकते। पता नहीं आपको कर सकते? सॉरी सर इसका अभी सर फिर पुलिस इन्फॉर्म करना है और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद सर डेड बॉडी को हमें डीएच भेज देंगे पोस्टमार्टम के लिए। गुड, ठीक है। अब मुझे ये बताइए सभी जलोका का नाम बताइए। सर क्रम से याद नहीं आ पा रहा है सर। जो भी क्रम कितने हैं? सर सविश 6 हैं और निर्विश 6 हैं। सभी जलोका का नाम बताइए। कपिला, पिंगला, सामुद्रिका। सर इतनी याद कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा, आप मुझे क्षार कर्म के बारे में बताइए। सर क्षार कर्म कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे कि सर्जिका है, अर्क है, इनको जलाने के बाद उसका जो राख होता है उस राख को फिर पानी में डुबाते हैं। क्षार कर्म बताइए मुझे, क्षार बनाने की विधि मत बताइए। क्षार कर्म में ये करते हैं सर जैसे कोई अर्स है तो अर्स में क्षार कितने तरह के क्षार होते हैं? सर क्षार 3 प्रकार के हो सकते हैं सर। बताइए। मृदु क्षार, हाँ, और तीक्ष्ण क्षार, हाँ, और एक से सर सव्यूहम। मध्यम होगा ना दोनों के बीच का? जी सर। और एक तो बताइए। सॉरी सर। पानी और क्षार, प्रतिसाणी क्षार सुने ना? जी सर। क्या होता है? पानी क्षार में जैसे कि कोई हमारे शरीर के अंदर में कोई व्याधि हुई है उसमें देते हैं पीने के लिए, और जो प्रतिसारणी है वह शरीर के जो एक्सटर्नल पार्ट है उसमें उसको डाइल्यूट करने के लिए देंगे सर। अच्छा, राजयक्ष्मा की चिकित्सा बताइए। सर राजयक्ष्मा की चिकित्सा
सर 1 मिनट का समय। अतिसार की चिकित्सा बताइए। सर अतिसार में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि व्यक्ति अगर बलवान है तो सर उसमें जो अतिसार शुरू में हो रहा है उसे रोकना नहीं चाहिए, स्तंभन कर्म शुरू में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति दुबला है, पतला है, कमज़ोर लग रहा है तो फिर उसमें स्तंभन चिकित्सा की जा सकती है। इसमें जैसे अगर चूर्ण देते हैं तो बिलवादी चूर्ण दे सकते हैं, कुटेज घनवट्टी दे सकते हैं, कुर्जा रिफ्ट दे सकते हैं। भांग क्या है? भांग ये सर उपविष वर्ग में माना गया है इसे। उपविष की क्या चिकित्सा है? उपविष की चिकित्सा सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए डॉग बाइट को आयुर्वेद में क्या बोला गया है? अलर्क सर। अलर्क विष क्या चिकित्सा है? सर अलर्क विष का इसमें से जिस जगह पे काटा है कुत्ते ने उस जगह को हम टैप वाटर से वॉश करते हैं। उसके बाद उसमें से जो आयुर्वेद में वर्णित औषधियाँ हैं जैसे कि पंचश्री अगध है, संजीवनी अगध है, ऋषभ अगध है, जीवक अगध है, इनका पान और लेप करा सकते हैं सर। तो उससे बच जाएगा वो? एंटी रेबीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? सर ये आयुर्वेद के अनुसार है। नहीं तो आप एज ए मेडिकल ऑफिसर क्या करेंगे? सर उसमें एंटी रेबीज वैक्सीन देंगे सर। आप अगध तंत्र से पीजी है ना? जी सर। तो आपका स्पेसिफिकेशन क्या, हमको आपको रख के क्या मिलेगा आपको? हम चलिए मेडिकल ऑफिसर बना देते हैं। सर वर्तमान समय में से जितने भी स्किन डिजीज हैं और मद और मदात्य एल्कोहलिज्म के केस हैं सर, इसके ऊपर अगध तंत्र के जो भी स्पेशलिस्ट हैं अच्छे से इनके ऊपर कार्य हो रहा है सर। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में सर अभी थोड़ा सा सीखने की और ज़रूरत है। आपको तो मदात्य वाली ही जगह में पोस्टिंग होगी। मदात्य बहुत है ना? ठीक है, आप ये बताइए कि एक पेशेंट जो आता है, जंगल में सांप काटने के बहुत सारे केसेस रहते हैं, आप क्या करेंगे उसमें? आपके पास कोई मेडिसिन नहीं, क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो उनको एश्योर करना है कि पहले एश्योर करेंगे कि आपको सांप ने काटा भी है तो सांप सर 2 प्रकार का होता है, एक विष युक्त हो सकता है, एक निर्विष वाला हो सकता है। तो एश्योर करेंगे सबसे पहले और उसके बाद सर फर्दर ये देखेंगे हिस्ट्री से कि वो स्नेक कौन सा था, पॉइजनस था सर या फिर नॉन पॉइजनस, उसके अकॉर्डिंग सर आगे बढ़ेंगे चिकित्सा में। तरोज क्या होता है? तरोज का अर्थ? सर मैं भी बहुत सर्च करने की कोशिश किया सर लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला सर। उस नाम रखने वाले ब्राह्मण से मिल लेते यार। सर मेरे बाबूजी ही रखे थे सर। नहीं बता पाए मीनिंग? वो बोले कि अचानक से। किस भाषा का शब्द है? सर ये तरोज अगर देखें हम तो इसका इंग्लिश में एक वर्ड आता है टैरोट, टैरो, तो जिसका अर्थ होता है सर कि जो भविष्य बताने वाले जो कार्ड होते हैं उसका। टरो, टरो मतलब चलने वाला होता है, चलने वाला जो हमेशा चलते रहते उसको टरो बोलते हैं। छत्तीसगढ़ जी। ठीक, चलो आपने अपने गांव का नाम लिखा है मुंडा डीह। छत्तीसगढ़ी में डीह क्या होता है? सर छत्तीसगढ़ी में एग्जैक्ट कोरिलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर ये डीह का मतलब जो होता है उसको समूह के नाम से जाना जाता है हमारे क्षेत्र में। डीह मतलब समूह जी। तो मुंडा मुंडा सर वहाँ पे मुड़ा एक वर्ड होता है, जैसे तालाब होता है पोखरा। हाँ। तो वो सर जब तालाब से अगर ज़्यादा बड़ा रूप हो तो उसको मुड़ा कहा जाता है। और हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पे मुड़ा काफ़ी बड़े बड़े पाए जाते थे, इसीलिए उस जगह का नाम मुंडा डी पड़ा था। अच्छा, ठीक। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य संरचना किस प्रकार है? निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक किस प्रकार सरकार ने एक अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है स्वास्थ्य संरचना की? सर इसमें सबसे पहले आता है सब सेंटर। ये इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, जिसमें लगभग 5 स्टाफ होता है। और इसके बाद सर सब सेंटर कहाँ होते हैं? सब सेंटर सब सेंटर सर ये लगभग अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पे 5000 की आबादी पे, और अगर ट्राइब एरिया है या फिर हिल एरिया है वहाँ पे 3000 की आबादी पे होगा। और ये लगभग 5 से 6 गांव में मिला के या फिर जनसंख्या जो भी वहाँ पे सटीक हो उसके आधार पे। इसके ऊपर सर आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लगभग 15 स्टाफ होते हैं और यहाँ पे सर 6 से 8 बेड हो सकता है। और यहाँ पे की जो जनसंख्या होगी वो होगी लगभग 30,000
30,000 प्लेन एरिया पे और 20,000 सर ट्राइब एरिया पे। इसके ऊपर CHC होता है। अच्छा, ये सरोज जी आप ये बताइए, आपने बोला यात्रा करना आपको पसंद है। जी सर। चलो यात्रा करते हैं। नारायणपुर से जाते हैं बैकुंठपुर, जी सर। सिर्फ नेशनल हाईवे में जाना है। जी। चलो बताइए, सिर्फ नेशनल हाईवे में चलना है, बैकुंठपुर जाना है, रास्ता ढूंढिए। सर बैकुंठपुर से तो NH30 पे आना पड़ेगा सर, लेकिन NH30 बैकुंठपुर से NH30 कैसे आ जाओगे यार आप? हाँ सर। हाँ, आ जाओगे, कैसे आओगे? वही छूट रहा है सर, वो याद नहीं कर। और नारायणपुर जाता है NH30? नारायणपुर नहीं जाता है सर। तो कहाँ जाता है? सर NH30 ये राजनांदगांव से स्टार्ट होता है, सॉरी कवर्धा से स्टार्ट होके। आपको यात्रा करना पसंद है, यात्रा आप पता ही नहीं है, लेकिन यात्रा तो आपको कैसे जाना है? सही बोल रहा हूँ? आप जसपुर ज़िले से हैं, जसपुर ज़िले का मुख्य समस्या क्या है, सबसे बड़ा समस्या आज वर्तमान? सर जसपुर ज़िले में सर एक तो वर्तमान समय में सर वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड समस्या कुछ एनीमिया का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जसपुर में एनीमिया किनको होता है जी? एनीमिया जी सर। एनीमिया किनको होता है? सर एनीमिया तो फिर किसी को भी हो सकता है जिनमें अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो या फिर जिनका खान पान अच्छे से। फिर भी मुख्यतः किसको सरकार? सर वहाँ पे फीमेल्स को होता है सर, फीमेल और चाइल्ड को। फीमेल में किस एज ग्रुप में सरकार एनीमिया का थोड़ा एनालिसिस करता है? 16 से लगभग 16 से 49। 16 से 49? जी सर। 15 से 49? जी सर। 16 से 49? आप बताओ। सर मैं जहाँ तक जान रहा हूँ 15 से 49 है। आप श्योर हो कि मैं श्योर? सर मैं श्योर नहीं सर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। चलो एक लास्ट उत्तर दे दो। आपके क्षेत्र में कहा जाता है पाट क्षेत्र है, जी कहा जाता है? आप भी उसी पाट क्षेत्र से आते हैं क्या? जी सर। ठीक, तो पाट का मतलब क्या होता है? सर पाट का मतलब एक ऐसा स्थान जो नीचे से जैसे समुद्र तल से ऊपर की ओर जा रहे हों, तो उसके बाद एक पूरा प्लेन एरिया आएगा, एक चढ़ान के बाद पूरा प्लेन एरिया आएगा, तो उस प्लेन एरिया को सर पाट कहा जाता है। तो उसको पठार भी कहा सकता है? सर पठार में से जो ऊंचाई होती है वो कंटिन्यूअस रहता है। ऊंचाई बढ़ते रहेगा? हाँ सर, वो ऊंचाई बढ़ते रहेगा। तो वो तो पहाड़ है। नहीं सर, पठार और पहाड़ में जो पहाड़ होगा सर उसकी ऊंचाई पठार से ज़्यादा होगी। पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा होगी? जी सर। पठार का कम होगा? जी। और पाट से जैसे पहाड़ी एरिया है या फिर पठारी एरिया है, उसके बीच में जो समतल एरिया रहेगा उसको पाट कहेंगे। ठीक, तो आप एक बार घर में जाके इसको देखिएगा जरूर, लेकिन जी सर। ठीक है सर। तरोज जी, सर अभी एनीमिया से संबंधित आपसे चर्चा कर रहे थे। एनीमिया किसी को है या ना हो, इसके लिए किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हमको अपने साथ रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए? सर इसमें जितनी भी हरी सब्जियां यानी कि जो विशेष करके कोई एक आध दो नाम बताइए। मुनगा भाजी, मेथी। भाजी? जी सर, दोनों सर। मुनगे का पत्ता भी खा सकते हैं और मुनगा का फल भी खा सकते हैं। ठीक। मेथी। नेशनल हाईवे से संबंधित प्रश्न चल रहा था, सर ने चर्चा किया, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। जसपुर से आपको चित्रकूट जाना है। जी सर। रास्ते में कौन कौन से अन्य पर्यटन स्थल पर घूमते हुए जाएंगे आप? सर जसपुर से जैसे ही हम निकलते हैं तो हमें किलकिला देखने को मिलेगा पत्थलगांव में। पत्थलगांव से जब आगे बढ़ते हैं तो हमें रायगढ़ में देखने को मिलेगा सर राम झरना। रायगढ़ से जस्ट आगे आएंगे हम तो हमें देखने को मिलेगा चंद्रहासिनी देवी का, चंद्रहासिनी और नाथलदाई का चंद्रपुर में सर। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे सारंगढ़। इसके बाद सर रास्ते में और देखने को मिलेगा हमें शिशुपाल पर्वत, आरी डोंगर, महासमुंद में। इसके बाद रायपुर में सर बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे है महादेव घाट। महादेव घाट के अलावा दूधाधारी मठ के अलावा बूढ़ा तालाब, कौशल्या माता का मंदिर। और सर इसके बाद आगे हम जाएंगे तो धमतरी में देखने को मिलेगा सर गंगरेल डैम के अलावा वहाँ पे एक और मंदिर है सर, मंदिर का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और केसकाल, तेलिन घाटी के बाद सर
बस्तर, और बस्तर के बाद ही सर चित्रकूट। खर्चा बहुत बढ़ा दिए यार आप वहाँ से पहले रायगढ़ भी घुस गए, जांजगीर चांपा भी चले गए, फिर महासमुंद भी चले आए। शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहिए था आपको, आप यात्रा करते हो है ना, बाइक कार में ही करते हो ना यात्रा। जी सर। चलो ठीक है, घूम फिर लिए। अच्छा मुझे आप ये बताइए, आप पहले मेडिकल ऑफिसर रहे हैं और आपने बताया यहाँ 30,000 आपका पेमेंट था, फिर मेडिकल ऑफिसर का पद छोड़ के आप व्याख्याता बने, अब दोबारा से फिर क्यों मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं? व्याख्याता अच्छा पोस्ट है, 55,000 है आपका पेमेंट, बढ़िया चल रहा है वहाँ तो। जी सर, आप सही कह रहे हैं सर। सर मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही चिकित्सा में ही है, लेकिन चिकित्सा के साथ साथ सर जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था मोहल्ला में, तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए थे जो एज ए डॉक्टर और एज ए पेशेंट, जो पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन है उसके बीच में सर एक फाइनेंस का बात होता है। तो कुछ सिचुएशन ऐसे बना था जिसमें मुझे ऐसा लगा कि हॉस्पिटल के द्वारा जो पेशेंट हैं, जो जिनका इलाज कम पैसे में भी हो सकता था, उनका ज़्यादा चार्ज करा जा रहा है। और सर उसमें मैं जब बात किया मैनेजमेंट से, तो फिर हमारा बात थोड़ा जम नहीं पाया फिर, तो इस कारण से मैं वहाँ से अपने आप को बैक किया थोड़ा सा, और उसके बाद मैं खाली रहता सर, उससे अच्छा मैं व्याख्याता के लिए चला गया। लेकिन सर जब अब एक स्टेबल जॉब का मौका मिला है जिसमें हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा, और साथ में साथ जो मेरा मुख्य उद्देश्य था चिकित्सा करना, तो इसीलिए सर मैं इस पद में आना चाहता हूँ। और जो भी मेरे साथ समस्या हुआ था, अगर सरकार की ओर से एक निर्धारित राशि जो कि सफिशिएंट होगा, अगर वो मिलता है सर, मैं कोई भी पेशेंट आए तो उनको समाज सेवा का शौक है आपको, है ना? ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल के ऊपर, भाई उनके अपने बहुत सारे अन्य प्रकार की भी गतिविधियां रहती हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने लिखा है आपको क्रिकेट खेलना और देखना दोनों पसंद है, बैटिंग करते हैं बॉलिंग? बैटिंग करते हैं, चलिए ठीक। मेडन ओवर क्या होता है जी? सर मेडन ओवर जब एक ओवर में कोई भी वाइड और नो बॉल ना हो और इसके साथ ही कोई एक भी रन ना बन पाए, उसको मेडन ओवर कहा जाता है। ओवर थ्रो होगा तो क्या मेडन ओवर होगा? नहीं सर, वो मेडन ओवर नहीं कहा जाएगा। ओवर थ्रो भी अगर हो जाए तो भी मेडन ओवर नहीं है। आउट कितने प्रकार से होते हैं क्रिकेट में? सर आउट सर जैसे कैच हो सकता है, लेग बिफोर LBW। टोटल कितने होते हैं? सर 4 प्रकार का सर। बहुत सारे आउट होते हैं, अभी 4 से ज़्यादा तो आप अभी उंगली गिनना चालू करोगे तो हो जाएगा। चलो गिनो तो, चलो बोलना चालू करो। सर कैच हो गया, लेग बिफोर हो गया, स्टंपिंग हो गया, रन आउट, और एक है सर जो अभी आया है मानकंड, जिसमें बॉलर जब बॉलिंग कर रहा है और उसके साथ ही बैट्समैन, बॉलर इनका बैट्समैन अगर क्रीज से निकल जाए, ये आया है कि इसको रद्द करके रन आउट घोषित किया गया है। और ये इसको भाई आपको पता होना चाहिए, बैटिंग करते हैं 11 प्रकार के आउट होते थे, अब उसको हटा दिया गया तो 10 प्रकार के आउट होते हैं। बोल्ड बताया नहीं आप? बोल्ड ही नहीं बोले, स्पॉट बिहाइंड नहीं बोले, है ना? चलिए ठीक है। अच्छा चलो IPL देखे आप? जी सर। हाईएस्ट विकेट किसने लिया? सर मोहम्मद शमी ने। सीरीज का बताते जा सर अभी 2023 का हाँ। सर मोहम्मद शमी ने लिया था 28 विकेट। उसके बाद हाईएस्ट रन सर इसमें था शुभमन गिल का था। फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला? सर इसका भूल रहा हूँ। फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया था? सर ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। स्टेडियम का नाम ठीक है, ये कौन से कॉम्प्लेक्स में, उसका क्या नाम है? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैच देख भी रहे थे आप, फाइनल मैच? नहीं सर, अभी नहीं देख पाया था। ये फाइनल मैच नहीं देखे थे आप? चलिए ठीक ठीक है, बैठो। रिलैक्स हो जाओ। ठीक लग रहा है? नहीं सर, थोड़ा कमजोर लग रहा क्लिनिकल अभी आपको तगड़ा करना है, है ना? ये तो मैंने एक लाइन पकड़ी कि आपका एक पार्ट है ये, कि भाई चलो आपने अपना स्पेशलिटी लिखी है ना, कि भाई आपने अगत तंत्र में PG किया हुआ है, तो हम उस लाइन को पकड़ के क्वेश्चन किया। बट एज ए मेडिकल ऑफिसर अगत तंत्र ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आप, हाँ सर। है ना? सारे तरह के पेशेंट आएंगे, जी सर। है ना? तो उसमें सारी डिसीज़ को आपको सबको लाइनअप एक ग्लांस देख के जाना है।
ठीक। कोई भी अपने इंटरव्यू में कभी भी का डिस्प्यूट ना बताओ आप। ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये निगेटिव इम्पैक्ट जाता है, ये आपकी छवि खराब करता है, ये आपका एग्रेशन दिखाता है ना। ना ऐसा कोई इंसिडेंस होता, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था, ये नहीं। बस मुझे मौका मिला, पहले वो था, पीजी किया, पीजी करने के बाद इसका ऑप्शन मिला, यहाँ व्याख्याता, अब मैं व्याख्याता हूँ, ठीक है।